हाँ तो साथियों नमस्कार। मैं राम बाबू यादव आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। हम लोगों ने आज तक जीवधारियों का वर्गीकरण पढ़ा है, जिसमें जीवधारियों के वर्गीकरण के अंतर्गत जीवधारियों का इतिहास, वर्गीकरण का इतिहास, जीवधारियों का पहला जगत मोनेरा जगत पढ़ा है। तो मोनेरा जगत के अंतर्गत आज तक हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया है। हम लोगों ने बैक्टीरिया के लक्षण अच्छी तरह से जान लिया है। उसके बाद आज हम माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं माइकोप्लाज्मा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा की संरचना, ये कैसे होते हैं, इनका दूसरा नाम। तो आइए जानते हैं माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा क्या होता है? माइकोप्लाज्मा की खोज नोकार्ड व रोक्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो माइकोप्लाज्मा की खोज नोकार्ड व रोक्स नामक वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में की थी। 1898 ईस्वी में माइकोप्लाज्मा की खोज नोकार्ड व रोक्स नामक वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में की थी। माइकोप्लाज्मा दो शब्दों से मिलकर बना होता है, माइकस प्लस प्लाज्मा। माइकस प्लस प्लाज्मा। माइकस का अर्थ हुआ कवक, प्लाज्मा का अर्थ हुआ निर्मित। तो माइकोप्लाज्मा का संपूर्ण अर्थ हुआ कवक से निर्मित। माइकोप्लाज्मा कवक से निर्मित हुआ, कवक से बना, लेकिन बाद में एक इसे अन्य जीवधारी का नाम दे दिया गया जिसे माइकोप्लाज्मा कहते हैं। ये देखने में बहुत ही छोटे होते हैं, माइकोप्लाज्मा बहुत ही छोटे होते हैं। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये वायवीय तथा अचलनशील होते हैं, ये चल नहीं सकते हैं तथा गति नहीं कर सकते हैं। तो ये यहां डालते हैं छोटे कोशिका भित्तिहीन एवं अचलनशील होते हैं तथा ये आकार बदलने वाले प्रोकैरियोट्स होते हैं। ये अपने आप में हमेशा आकार भी बदलते रहते हैं तथा ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। आकार बदलने वाले एवं आकार बदलने वाले प्रोकैरियोट होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो ये छोटे कोशिका भित्तिहीन अचलनशील एवं आकार बदलने वाले प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद इधर देखते हैं, इनमें डीएनए तथा आरएनए दोनों आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो डीएनए एवं आरएनए पाए जाते हैं। ये छोटे कोशिका भित्तिहीन अचलनशील आकार बदलने वाले प्रोकैरियोट्स होते हैं। इनमें आरएनए तथा डीएनए आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं। इन्हें पीपीएलओ के नाम से भी जाना जाता है। माइकोप्लाज्मा को
PPLO भी कहते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं। हाँ, तो आगे आइए देखते हैं PPLO। माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम PPLO। PPLO इसे कहते हैं प्लूरोन्यूमोनिया। न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। तो PPLO का फुल फॉर्म हुआ प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो हम लोगों ने पढ़ा माइकोप्लाज्मा के बारे में। अगला उदाहरण हमारा है नीली हरी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया। नीली हरी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया, ये भी मोनेरा के अंतर्गत आता है। नीली हरी शैवाल, नीली हरी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया। तो नीली हरी शैवाल ये साइनोबैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। तो हम लोग देखते हैं ये जो नीली हरी शैवाल होती है ये प्रकाश संश्लेषी ग्राम निगेटिव जीवाणु होते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है। ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। नीली हरी शैवाल जो समुद्री व स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। नीली हरी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया हरित लवक युक्त प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं जो समुद्री जल व स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया नास्टाक एनाबीना। एग्जाम्पल नास्टाक एनाबीना। नास्टाक हो गया, एनाबीना हो गया, ये नीली हरी शैवाल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे पार्श्वीकरण। पार्श्वीकरण क्या होता है? पार्श्वीकरण हेडिंग डालेंगे पार्श्वीकरण, पार्श्वीराइजेशन। पार्श्वीकरण पार्श्वीकरण क्या होता है? पार्श्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को उबालकर उसके बाद ठंडा करने पर दूध के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं तथा दूध का स्वाद व गुण उसी तरह रहता है। इसे पाश्चराइजेशन या पार्श्वीकरण कहते हैं। तो पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया में सामान्यतः दूध को 65 डिग्री सेल्सियस पर आधा घंटा उबालने पर दूध उसके बाद ठंडा करने पर हमारा दूध सही हो जाता है। इसी प्रक्रिया को पाश्चराइजेशन कहते हैं। इसे लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था या प्रयोग किया था, इस कारण इसे पाश्चराइजेशन कहते हैं या पार्श्वीकरण कहते हैं। तो पार्श्वीकरण के अंतर्गत लुईस पाश्चर ने किया था। लुईस पाश्चर ने किया था। सामान्यतः 65 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक उबालने पर तो पार्श्वीकरण के अंतर्गत जो है हम दूध को 65 डिग्री सेल्सियस पर उबालते हैं, उसके बाद 30 मिनट तक उबालते हैं, उसके बाद ठंडा करते हैं। तो यह प्रक्रिया पार्श्वीकरण कहलाती है। यह दो निम्न चरणों में होती है, जैसे कि कम तापमान पर अधिक समय तक प्रक्रिया।
हेडिंग डालिए कम तापमान पर, कम तापमान पर अधिक समय प्रक्रिया, अधिक समय प्रक्रिया। नंबर 1, कम तापमान पर अधिक समय प्रक्रिया। इसके अंतर्गत 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक उबालते हैं दूध, उसके बाद ठंडा करते हैं, तब हमारा दूध पास्चुराइज हो जाता है। तो 63 डिग्री सेल्सियस, नंबर 1, 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट उबालते हैं। 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक उबालते हैं। और नंबर दो उच्च ताप पर कम समय प्रक्रिया। उच्च ताप, इसमें हम तापमान ज्यादा लेंगे और समय कम लेंगे तो ये प्रक्रिया होगी। और पहले में हमने देखा है कि उसमें हमने कम तापमान लिया है और समय ज्यादा लिया है, तब ये प्रक्रिया हुई है। और इस वाले में हम देखेंगे उच्च तापमान पर कम समय प्रक्रिया। हेडिंग डालते हैं उच्च तापमान पर कम समय प्रक्रिया। तो इसके अंतर्गत हम 77 डिग्री सेल्सियस पर, 77 डिग्री तापमान पर जो है 15 मिनट तक दूध को उबालेंगे, उसके बाद ठंडा करेंगे, तब हमारा दूध सही हो जाएगा। दूध के जीवाणु नष्ट हो जाएंगे, उसमें जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं वो नष्ट हो जाएंगे और हमारा दूध सही रूप में आ जाएगा, तब वह पीने योग्य हो जाएगा। वैसे भी हम लोग देखते हैं जब कच्चा दूध होता है तो उसमें अनेक प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब उसको पीने से हमारे शरीर में कुछ हानिकारक समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए पास्चुराइजेशन जरूरी होता है। तो इसमें क्या होता है, 77 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट, 77 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक उबालने पर तो हमने देखा पास्चुराइजेशन क्या होता है। आइए पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा जगत है, दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा। तो हम लोग प्रोटिस्टा के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। हमने अभी तक पढ़ रखा है मोनेरा जगत। मोनेरा जगत के अंतर्गत बैक्टीरिया हो गए, नीलहरी शैवाल हो गई, माइकोप्लाज्मा हो गया। उसके बाद हमने पास्चुरीकरण पढ़ा। अब आगे पढ़ेंगे प्रोटिस्टा जगत। तो इसको हम लोग थोड़ा साफ करते हैं, उसके बाद प्रोटिस्टा जगत की ओर बढ़ते हैं। तो प्रोटिस्टा जगत जो है सामान्य तरीके से देखा जाए तो इसमें उन जीवधारियों को रखा गया है। ये प्रथम यूकैरियोटिक कोशिका वाले ये कोशिकीय जीव होते हैं। तो आइए देखते हैं नंबर 2 प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा जगत। तो प्रोटिस्टा जगत, इसमें प्रथम यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। सबसे पहले जो यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवधारी हैं उनको प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। ये एक कोशिका वाले जीव होते हैं। तो इनको हेकल ने, सर्वप्रथम हेकल ने इसमें रखा था। अर्नेस्ट हेकल है 1886 ईस्वी में। हेकल नामक वैज्ञानिक ने 1886 ईस्वी में इन जीवधारियों को रखा गया। ये अगर इनके लक्षण की बात करें तो ये प्रथम यूकैरियोट, पहले या प्रथम यूकैरियोटिक जीव है। यूकैरियोटिक जीव
ये एक कोश की जीव है, एक कोशिका वाले जीव हैं। एक कोश की जीव, एक कोश की जीव है। प्रोटिस्टा जगत के 3 वर्ग हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रोटिस्टा जगत के 3 वर्गों को कौन कौन से हैं, किस प्रकार हैं, आइए देखते हैं। प्रोटिस्टा जगत के वर्ग, प्रोटिस्टा जगत के वर्ग। हाँ तो दोस्तों हम पढ़ते हैं प्रोटिस्टा जगत के वर्ग। प्रोटिस्टा जगत के वर्गों को 3 वर्गों में बांटा गया है, जो कि देखते हैं। ये इस प्रकार है। नंबर 1 प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट। नंबर 1 प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट। प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट। तो ये प्रोटिस्टा वाले जीव ये अपने आप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट कहा गया है। इनमें हरित लवक पाया जाता है, इनमें प्रकाश संश्लेषण या भोजन बनाने की क्षमता होती है, इसीलिए प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट कहते हैं। तो इनके एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल हो गया यूग्लिना, यूग्लिना, डाइनोफ्लैजिलेट, डाइनोफ्लैजिलेट, खास तौर से जो यूग्लिना होता है, यूग्लिना को पादप तथा जंतुओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। इनमें पादप एवं जंतुओं दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इसे पादप एवं जंतुओं के बीच की कड़ी माना जाता है। क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण भी हो सकता है, जो पादपों में मुख्य तरह से होता है, और इसमें कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो जंतुओं में भी पाए जाते हैं, इसलिए इसे जंतु एवं पादप जगत की कड़ी कहा जाता है। आगे देखते हैं दूसरा प्रोटिस्ट, दूसरा वर्ग देखते हैं प्रोटोजोन्स प्रोटिस्ट। नंबर 2 प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट। प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट के अंतर्गत ये प्रथम जंतु हैं। प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट ये प्रथम जंतु हैं जो मृदा यानी मिट्टी में पाए जाते हैं, इसीलिए ये प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट के अंतर्गत रखे गए हैं। जैसे कि पैरामीशियम एंड यूग्लिना। पैरामीशियम की आकृति चप्पल के आकार की होती है, जैसा कि हम लोग पहनते हैं चप्पल। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि चप्पल के आकार का जंतु कौन सा होता है, तो खास तौर से दोस्तों हम लोग याद रखेंगे पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है ये प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट के अंतर्गत आता है तथा यूग्लिना। तो एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए, प्रोटोजोआ के अंतर्गत, प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट के अंतर्गत पैरामीशियम, एवं यूग्लिना। तो दोस्तों याद रखना ये खास तौर पर मृदा में पाए जाते हैं, मृदा में पाए जाने वाले पहले जंतु हैं, इसलिए इन्हें प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट में रखा गया है। इसके बाद हम तीसरे वर्ग की बात करेंगे, अपघटनी प्रोटिस्ट। अपघटनी प्रोटिस्ट, तो आइए देखते हैं हेडिंग के माध्यम से। नंबर 3 अपघटनी प्रोटिस्ट। अपघटनी प्रोटिस्ट इस वर्ग
या इस प्रोटिस्टा वर्ग के अंतर्गत ऐसे जीवधारी रखे गए हैं जिनमें हरित लवक एब्सेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एब्सेंट होता है, तथा ये मृत जीवों या सड़े गले पदार्थों पर आश्रित रहते हैं, जीवित रहते हैं। इसीलिए ये सड़ी गली हुई चीजों का अपघटन करते हैं तथा उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसीलिए इन्हें अपघटनी प्रोटिस्ट के अंतर्गत रखा गया है। एग्जाम्पल है स्लाइम मोल्ड्स। एग्जाम्पल हो गया स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स। तो इसका एग्जाम्पल हो गया स्लाइम मोल्ड्स। ये जो है अपघटनी प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके लक्षण क्या होते हैं, प्रोटिस्टा के लक्षण पढ़ेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए आप। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोटिस्टा के मुख्य लक्षण। आप लोग कैसे जानेंगे इसके बारे में कि प्रोटिस्टा जगत का जंतु है, तो लक्षण हेडिंग डाल लीजिए, लक्षण हेडिंग डाल लीजिए, लक्षण। नंबर 1, कोशिका झिल्ली पाई जाती है इसमें। सेलुलर मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है वो इसमें पाई जाती है। तो लिखिए कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत जो जीवधारी आते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली पाई जाती है। उसके बाद जो कोशिका भित्ति होती है, इसकी कोशिका की ऊपरी परत कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है जो मुख्यतः सेलुलोज, प्रोटीन और सिलिका से बनी होती है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज, सेलुलोज, प्रोटीन एंड सिलिका, सिलिका से बनी होती। हाँ, तो दोस्तों आपने पढ़ा कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज, प्रोटीन और सिलिका से बनी होती है और इसकी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कोशिकांग। इसके कोशिका में क्या अंग पाए जाते हैं, तो देखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए कोशिकांग, ये भी लक्षण के अंतर्गत है। कोशिकांग, कोशिकांग, कोशिकांग में जो है झिल्ली युक्त कोशिका पाई जाती है। एक्टियस राइबोसोम पाया जाता है, एक्टियस राइबोसोम, एक्टियस राइबोसोम नोट कर लीजिए। एक्टियस राइबोसोम पाया जाता है, झिल्ली युक्त कोशिका पाई जाती है, झिल्ली युक्त कोशिका पाई जाती है। चलनशील अंग कोशिका, चलनशील अंग, चलनशील अंग, सीलिया, चलनशील अंग इधर लिख लेते हैं, सीलिया, सीलिया एंड फ्लैजेला, फ्लैजेला पाया जाता है। तो इसमें एक्टियस राइबोसोम दोस्तों झिल्ली युक्त कोशिका
चलनशील अंग सीलिया एवं फ्लैजेला पाए जाते हैं। इसके प्रजनन के बारे में देखते हैं तो प्रजनन इसका लैंगिक व अलैंगिक होता है और इसका जो पोषण होता है स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। तो देख लीजिए प्रजनन लैंगिक एंड अलैंगिक होता है। और देखेंगे पोषण ये स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। तो आपने पढ़ा प्रोटिस्टा जगत, इसमें इसके लक्षण पढ़ा। लक्षण के अंतर्गत एटीएस राइबोसोम झिल्ली युक्त। हाँ तो साथियों आपने देखा प्रोटिस्टा जगत। अब इसके बाद हम लोग जीवधारियों का वर्गीकृत जगत तीसरा देखेंगे। तीसरा जो है हमारा फंजाई या कवक जगत आता है। तो आइए हम सब लोग कवक जगत के अंतर्गत पढ़ते हैं क्या क्या इनके लक्षण होते हैं, क्या होता है, इसमें कैसी कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये कैसे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए देखते हैं कवक जगत। ये हमारा तीसरा जगत है। हमने अभी तक मोनेरा प्रोटिस्टा पढ़ चुके हैं हम लोग। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कवक जगत। ये तीसरे नंबर का जगत है कवक जगत। फंजाई तो हम लोग पढ़ेंगे कवक क्या होता है। कवक इसे स्थानीय भाषा में फफूंद भी कहते हैं। फफूंद ये केंद्रक युक्त होते हैं। कोशिका भित्ति इनकी काइटिन की बनी होती है। इनमें केंद्रक पाया जाता है तथा इनकी जो है कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है तथा ये हरित लवक रहित थैलस आकार के होते हैं। ये थैलस नुमा होते हैं। तो देखते हैं, लिखते हैं इनके बारे में। नंबर 1 केंद्रक युक्त एम कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। काइटिन कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन नामक सबस्टेंस से बनी होती है। इसके बाद ये हरित लवक रहित थैलस जीव होते हैं। नंबर 2 हरित लवक रहित थैलस जीव होते हैं। ये एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय होते हैं। नंबर 3 एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय। ये एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ये कवक जो होते हैं विषमपोषी होते हैं। ये हमेशा दूसरे पर आश्रित रहते हैं, अपना भोजन दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ये हमेशा विषमपोषी रहते हैं। तो नंबर 4 विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी होते हैं। कवक जो होते हैं हमेशा विषमपोषी होते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं अगले लक्षण। तो कवक हमेशा विषमपोषी होते हैं। उसके बाद कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत हम कवकों का अध्ययन करते हैं। तो माइकोलॉजी
माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कवकों के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद कवकों के प्रकार क्या होते हैं, कवक कितने प्रकार के होते हैं हम लोग देखते हैं। कवकों के प्रकार, कवकों के प्रकार, कवकों के प्रकार तो कवक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मृतोपजीवी, मृतोपजीवी, मृतोपजीवी के अंतर्गत आते हैं राइजोपस तथा पेनिसिलियम, राइजोपस एवं पेनिसिलियम। पेनिसिलियम ये जो होता है मृतोपजीवी या सड़े गले पदार्थों में मृत पशुओं पर आधारित होते हैं, जैसे कि राइजोपस व पेनिसिलियम। नंबर 2 परजीवी, नंबर 2 परजीवी, परजीवी, परजीवी जो होते हैं आस्टिलागो पक्सिनिया, आस्टिलागो एवं पक्सिनिया, पक्सिनिया, पक्सिनिया व आस्टिलागो जो होता है एक कवक के एक प्रकार है जो परजीवी हमेशा दूसरों पर आधारित रहते हैं, दूसरों पर भोजन के लिए दूसरों पर आधारित रहते हैं, होते हैं पक्सिनिया एंड आस्टिलागो। नंबर 3 इधर देखते हैं, 3 नंबर प्रकार सहोपकारिता, सहोपकारिता, सहोपकारिता वह होता है, सहोपकारिता के अंतर्गत 2 जीवों की जीवन साइकिल चलती है, जैसे कि 2 जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, वो जो है एक से अपना भोजन लेकर दूसरे को अपना भोजन देते हैं। इसी तरह जो है दोनों लोग आपस में अपने भोजन का आदान प्रदान करते हैं, जैसे कि लाइकेन हो गया हमारा, लाइकेन कवक एवं शैवाल के बीच की कड़ी है, तो लाइकेन, लाइकेन कवक प्लस शैवाल से मिलकर बना होता है लाइकेन, कवक एवं शैवाल से मिलकर बनता है लाइकेन। तो ये सहोपकारिता के अंतर्गत आते हैं, सहोपकारिता के अंतर्गत लाइकेन आता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कवकों का आर्थिक महत्व। तो कवकों का आर्थिक महत्व, आइए हम लोग देखते हैं कवकों का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। तो हेडिंग डाल लीजिए कवकों का आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व, कवकों का आर्थिक महत्व। कवक जो है खाद्य पदार्थों में, जैसे कि डबल रोटी बनाने में, अल्कोहल बनाने में कवकों का प्रयोग होता है सैक्रोमाइसिस के द्वारा। तो जैसे नंबर 1 लिख लीजिए खाद्य पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में। नंबर 2 जो होता है विटामिन निर्माण व एंजाइम निर्माण में, विटामिन निर्माण में। नंबर 3 एंजाइम निर्माण में, एंजाइम निर्माण में। नंबर 4 औषधि निर्माण में, औषधि। कुछ कवक जो होते हैं औषधि निर्माण में उपयोग आते हैं, औषध निर्माण में, जैसे कि पेनिसिलियम हो गया, पेनिसिलियम से हम लोग पेनिसिलिन बनाते हैं, पेनिसिलिन। तो ये हो गया औषध निर्माण में। भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने में भी जो है आता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी आता है। तो डाल लीजिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण,
नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। तो हम लोगों ने देखा कवकों का आर्थिक महत्व। कवक खाद्य पदार्थों में भी हमारा भूमिका निभाते हैं महत्वपूर्ण। उसके बाद जो है विटामिन निर्माण में, एंजाइम निर्माण में, औषध निर्माण में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में तथा भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने में भी काम आते हैं। इसके बाद हर एक चीज की आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक चीज जो है कभी हमारा फायदा भी करवाती है और कभी नुकसान भी करवाती है। तो हम लोगों ने इसके फायदे पढ़े हैं, अब इसके नुकसान पढ़ते हैं हम लोग। क्या नुकसान हो सकते हैं, तो हम लोग देखते हैं नुकसान। कवकों से हानि, कवकों से हानि, कवकों से हानि। तो कवकों से हानि क्या, ये खाद्य पदार्थों को सड़ा देते हैं। नंबर 1, खाद्य पदार्थों को सड़ाने में, खाद्य पदार्थों को सड़ा देते हैं, खाद्य पदार्थों को सड़ा देते हैं। ये रोग कारक भी होते हैं, जैसे कि जो है खाद्य से हमें सामान्यतः दाद हो जाता है, रिंगवर्म हो जाता है, तो ये रोग कारक भी होते हैं। नंबर 2, रोग कारक, रोग कारक, रोग कारक भी होते हैं। इसके बाद जो है वस्तुओं या कपड़ों को नष्ट कर देते हैं, कपड़ों को नष्ट कर देते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कवकों से हानि, खाद्य पदार्थों को सड़ा देते हैं, रोग कारक होते हैं, जैसे कि मनुष्यों में सामान्यतः दाद रोग उत्पन्न करते हैं, रिंगवर्म। उसके बाद कपड़ों को नष्ट कर देते हैं, जैसे कि आज हमने पढ़ा मोनेरा जगत के कुछ जीव, उसके बाद प्रोटिस्टा जगत, उसके बाद कवक जगत। तो हम लोगों ने इतने अच्छे से, इतने विस्तार से ये सब पढ़ा। तो आशा करता हूं कि हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पादप जगत। तो अगले वीडियो में मिलते हैं पादप जगत में। पादप जगत को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व सब्सक्राइब करें एवं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।